आपका? कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास भी 8-10 तक का ही टाइम है, आई हैव माय ओपीडी। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हमें निरोगी रहना है, हालाँकि आप सब लोग योग से जुड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट बार-बार हम अपने हर सेशन में यही याद दिलाते हैं कि कुछ भी करने से होगा, सिर्फ़ ज्ञान लेने से नहीं होगा। जब तक हम करेंगे नहीं, एक्शंस में चीज़ों को नहीं लाएँगे, तो हमारे पास मन भर ज्ञान होगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जितनी भी बीमारियों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, उन सबको जानने से पहले सिर्फ़ 4-5 चीज़ें कहना चाहूँगी, जो हर बीमारी के लिए सही रहेंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ है हमें ये समझना है कि हम अपने डॉक्टर स्वयं हैं। वी आर आवर ओन डॉक्टर्स। हमें किसी बाहरी चिकित्सक की ज़रूरत नहीं है, चिकित्सक भी हम में से ही कोई बनता है। तो यदि हम ये समझ लें कि हमारा शरीर एक पूजा का स्थल है और हमें इसे बिल्कुल निरोगी रखना है, तो हम कुछ भी गलत खाने से, गलत वक़्त पर खाने से डरेंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि वी नीड टू फिक्स द टाइम ऑफ आवर मील्स, कि हमारा जो भी भोजन है, हमारा जो भी खाने-पीने का समय है, उसका समय निश्चित होना चाहिए। हम जैसे लोगों से पूछते हैं कि आप नाश्ता कितने बजे करते हैं, तो जी कोई कहेगा 11 बजे, कोई कहता है 9 बजे, कोई कहता है 12 बजे। लंच कितने बजे करते हैं, तो कोई कहता है 2 बजे, कोई कहता है 4 बजे, कोई कहता है रात 3 बजे। डिनर की बात करते हैं तो कोई कहता है 7 बजे, कोई कहता है 8 बजे, कोई कहता है रात के 10 बजे। अब ये जो टाइमिंग्स डिफ़र होते हैं, वो इसीलिए डिफ़र होते हैं कि जो भी हमारे घर की दिनचर्या है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम चेंज कर लेते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रकृति है, देखिए हमारे घर में एक घड़ी चलती है, राइट? एक वॉच हमारे सबके घरों में लगी है, जिसे देखकर हम काम करते हैं, चाहे हमारे हस्बैंड्स ने आना है, चाहे बच्चों ने आना है, चाहे किसी और ने भी आना है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या बदल लेते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी में एक घड़ी प्रकृति ने भी लगाई है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। तो हमारा जो शेड्यूल है, वो सर्कैडियन रिदम के अकॉर्डिंग सेट रहना चाहिए। वी कैन नॉट मेक आवर ओन क्लॉक्स। हम अपनी घड़ी खुद नहीं डेवलप कर सकते हैं। नेचर ने हमें एक क्लॉक दी है, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो ऐसे नहीं चलते पर हम बीमार नहीं हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे शरीर की एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो जब तक हमारा शरीर लड़ सकता है, किसी बीमारी से लड़ता है। लेकिन यदि हम कॉन्टिन्यूअस इनडिसिप्लिन में रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस बहुत लंबा समय हम डिसिप्लिनरी डाइट फ़ॉलो नहीं करते, समय से नहीं सोते, तो शरीर पर ज़रूर कोई ना कोई बीमारी आती है। तो जब शरीर पर बीमारी आ जाती है, फिर हम पैनिक हो जाते हैं और फिर हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं। इस केस में प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाती है। हमें प्राकृतिक चिकित्सा इसलिए करनी है कि हम बीमार ही ना हों। उसके बाद सेकंड है, नंबर 1 फिक्स द टाइम ऑफ योर मील्स। नंबर 2 फूड कॉम्बिनेशन, मेल-बेमेल आहार। मेल-बेमेल आहार का बहुत बड़ा महत्व है। ये नहीं कि हम कुछ भी किसी भी चीज़ के साथ जब मर्ज़ी खा लें। हमारा जो फूड कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये फिक्स होना चाहिए कि क्या चीज़ हम किस चीज़ के साथ खा सकते हैं। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो चाय पीते हैं, साथ में पानी पीते हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मेल-बेमेल आहार हमारा कैसा हो। तीसरी चीज़ है माइंडफुल ईटिंग। जब भी खाएँ, हम क्या करते हैं, जब खाते हैं तो खाते वक़्त खाने के अलावा ना खाने के बारे में ना सोचकर और सारी दुनिया के बारे में हम सोच रहे होते हैं। मेट्स के बारे में, पड़ोसी के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, बट हमें उस खाने का ध्यान नहीं होता। तो जनरली जब हम खाएँ, तो खाने को इतना माइंडफुली खाएँ, चबा-चबा कर खाएँ कि हमें उसका हर स्वाद हम महसूस कर सकें। उसके बाद सीज़नल और रीजनल ईटिंग। हम जहाँ भी रहते हैं, जिस भी जगह पर रहते हैं, हमें हमेशा सीज़नल खाना चाहिए। ये नहीं कि गर्मी में हम गोभी खा रहे हैं, सर्दियों में हम घिया खा रहे हैं। हमारा ऐसा शेड्यूल हो गया है कि हम जब हमारा जो मन करता है हम खाते हैं। आप ये सोचिए, जो जलवायु है, जो मौसम है, उस मौसम में जो सब्ज़ी उगेगी वही हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो अगर हम सीज़नल खाएँगे और रीजनल खाएँगे, जैसे फ्रूट्स की बात करें तो लोग स्पेशली जाकर इम्पोर्टेड फ्रूट्स खरीदते हैं
और उसे अपने घर में लाते हैं और वो खाते हैं। आप ये देखिए, जो आपके आस-पास रेडी वाला फ्रूट बेच रहा है, वही फ्रूट हमें खाना चाहिए, क्योंकि वो रीजनली उगता है और वही हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। उसके बाद, जैसा मैं क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, कच्चा आहार और पक्वाहार, कि हमें कितना कच्चा आहार खाना चाहिए और कितना पक्वाहार खाना चाहिए। देखिए, बड़ी ही कॉमन सी बात है कि प्रकृति ने हमें जो दिया, जिस रूप में दिया, हमें उसी रूप में उसे सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। तो यदि हम, प्रकृति ने तो हमें जो भी दिया कच्चा दिया, राइट? तो जितना ज़्यादा हम कच्चा आहार अपनी डाइट में लेंगे, उतना ज़्यादा हम बेहतर रहेंगे, हम निरोगी रहेंगे। उसके बाद है राम नाम। राम नाम सबसे बड़ी चीज़ है, जो अभी प्रतिभा जी भी लास्ट की कुछ लाइन्स बोल रही थी, अगर इसको आँख बंद करके मन में उतारो तो शायद बहुत सारे आँसू ही निकल आएँ। इतना ज़्यादा हमें प्रकृति की ओर धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें इतना सब कुछ दिया है। हम तो सिर्फ़ जी रहे हैं, पर जीने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम हमें प्रभु ने दिया है, ये जलवायु, जीव-जंतु, आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं, उसके लिए हमें प्रकृति का धन्यवाद भी करना चाहिए। मैं एक्चुअली आप लोगों को ये सब चीज़ें सिर्फ़ इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि हम जितनी मर्ज़ी बीमारियाँ डिस्कस कर लें, जितने मर्ज़ी उसके नुस्खे डिस्कस कर लें, लेकिन अगर ये बेसिक चीज़ें आपकी दिनचर्या में नहीं हैं, तो आप निरोगी नहीं रह सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक हैं, जो आपको करनी पड़ेंगी। अब आते हैं बीमारियों पर। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लेते हैं कब्ज़। अब हम समझते हैं कब्ज़ का मतलब क्या होता है। कब्ज़ का मतलब क्या है? देखिए, पहले हम समझते हैं जो हमने खाना खाया, उसके साथ होता क्या है। हमने खाना खाया, खाने को चबाया। जब हमने चबाया, तो प्रकृति ने हमारे मुँह में लार दी हुई है, जो खाने के साथ मिक्स होके खाने को अंदर जाने में हमारी मदद करती है। इस लार देने के लिए ही हमें प्रकृति से, प्रभु से धन्यवाद करना है। तो जब हमने खाना चबाया, खाना चबा के हमारे फूड पाइप से हमारे स्टमक में गया। जब हमने खाना फूड पाइप में गया, तो यहाँ एक वॉल्व होती है जो बंद हो गई, ताकि खाना नीचे रहे। फिर जब फूड पाइप से स्टमक में गया, तो यहाँ पर भी हमारे ढक्कन होता है, एक एपिगैस्ट्रिक रीजन में एक वॉल्व होती है, तो खाना वहाँ से भी नीचे गया। अब खाना जब स्टमक में जाता है, खाना वहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, उसे डाइजेस्ट करता है, उसमें से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, लिवर के पास जाएगा, लिवर गॉल ब्लैडर के पास बाइल जूस भेजेगा, जिससे जो हमारे फूड को सिक्रेशन में हेल्प करता है। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, फिर बचा हुआ फूड लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा, फिर किडनीज उसे फिल्टर करेंगी और फिर जाकर वो हमारे एनस से बाहर आएगा। अब आप ये देखो, हम तो शायद बेसोचे समझे जब मर्जी खाते रहते हैं। जब हमने खाया, तो हमारे शरीर के इतने सारे ऑर्गन्स फटाफट से काम करना शुरू हो गए। जैसे एक मशीन चलती है ना, तो ऐसे सारे ऑर्गन स्टार्ट हो गए। तो जो खाना आपने चबाया, वो हमारे शरीर में हमें ऊर्जा देकर बहुत आसानी से बाहर निकल जाए। इसमें क्या कमी थी कि वो आसानी से बाहर ना निकल कर बिल्कुल ठोस हो गया, और जब वो निकला तो ऐसा लगा हमें बहुत ज़ोर लगाना पड़ा, या हमारी गुदा में कुछ घाव भी हो गए जब वो बाहर निकला। उसी को हम कब्ज़ कहते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, या हमें बार-बार मोशन जाना पड़ता है, उसे भी हम कब्ज़ कहते हैं। या हमारा स्टूल फटा-फटा आता है, उसे भी हम कब्ज़ कहते हैं। ये भी कब्ज़ की ही अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन उन्हीं लोगों को होगी जो हमने पहले पॉइंट्स डिस्कस किए, कॉन्स्टिपेशन उन्हीं लोगों को होगी जो लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। दूसरी चीज़ है, कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस भी है। अगर मैं सारा दिन किसी भयंकर सोच में हूँ, परेशानी में हूँ, तो भी कॉन्स्टिपेशन रहेगी। इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रकृति ने दी हैं, जिनका सहारा हम लेकर कॉन्स्टिपेशन से निजात पा सकते हैं। पहली चीज़ है, अपने खाने में बहुत ज़्यादा लिक्विड्स को ऐड कर लीजिए। जैसे हम लोग सारा दिन, बहुत सारे लेडीज़ से पूछते हैं ना, वो कहते हैं जी हमने तो सुबह रोटी खाई थी, दोपहर में भी रोटी खाई, रात में भी रोटी खाई। आप रोटी खाइए, पर उसका थोड़ा-सा तरीका बदल लीजिए कि बहुत सारी सब्ज़ी लीजिए, साथ में दही लीजिए और थोड़ी-सी रोटी लीजिए। तो जब आपने लिक्विड को बढ़ा दिया, सब्ज़ी को बढ़ा दिया, दही को बढ़ा दिया, सलाद को बढ़ा दिया, चटनी को बढ़ा दिया, तो जब आप रोटी खाएँगे तो आपकी कब्ज़ अपने आप कम होगी। दूसरी चीज़ है, आप अपनी डाइट में, जैसे मैंने कहा लिक्विड्स, उसका मतलब है जैसे गर्मी का मौसम है,
हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो भी असल में पानी ही बनता है। तो आप इस मौसम में बहुत सारे फल खाइए, पपीता खाइए, तरबूज खाइए, खरबूजा खाइए। आप जूसेस पीजिए, जैसे बेल जूस इस मौसम में बहुत ज़्यादा आता है। बेल जूस पेट को भी ठंडक देता है। गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्रकृति इतनी समझदार है कि उसने हमें हर मौसम के हिसाब से अलग-अलग फूड दिया है। तो हमें जितना ज़्यादा हम लिक्विड बढ़ा लेंगे ना डाइट में, उतनी कम हमें कब्ज़ रहेगी, उतनी जल्दी हमारा पेट साफ़ होगा और उतनी जल्दी हमारी आंतें बेहतर काम करना शुरू करेंगी। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपने बहुत सालों तक अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया और आपको कब्ज़ हो गई है, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे दूध का फड़ा पानी। दूध को फाड़ के उसका अगर हम पानी पिएँगे, तो हमारा पेट बहुत जल्दी साफ़ होता है। बहुत ही हाई प्रोटीन है, लेकिन पेट साफ करने में बहुत मदद देता है। दूसरी चीज़ है, फिर से मौसम है अमलतास का। अमलतास कहीं भी आपको पार्क में पेड़ों पे लटका हुआ मिलेगा। उसको थोड़ा-सा पीसकर उसको उबाल कर या रात भर भिगाकर सुबह ले लीजिए या रात में सोने से पहले ले लीजिए। उससे भी पेट बहुत ही अच्छी तरह साफ़ होता है। उसके बाद त्रिफला जो है वो हमेशा एक बहुत ही अच्छी औषधि रही है। आधा चम्मच त्रिफला रात में सोने से पहले ले लें, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसबगोल भी ले सकते हैं। इसबगोल से जनरली होता क्या है, जब पेट बहुत ही ज़्यादा मल हमारा पतला होता है, तो इसबगोल उसे बाँध देता है। इसबगोल कुछ भी नहीं है बट है एक भूसी, जो हमारे शरीर में फाइबर को ऐड करता है। इसबगोल आप ले सकते हैं। आंवला और एलोवेरा का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर है। 4-4 चम्मच आंवला जूस और एलोवेरा जूस 1 कप पानी में मिलाकर लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप देखेंगे कि आपकी कब्ज़ रहेगी ही नहीं। दूसरी चीज़ है, जिनको लगता है पेट में बहुत गर्मी है, वो पेट पर 15 से 20 मिनट रोज़ एक ठंडा तौलिया अपने पेट पर रखना शुरू करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं एसिडिटी की। अब देखिए, कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि मल का बहुत हार्ड आना। एसिडिटी का मतलब है जब भी हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हमारे शरीर में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अगर वो गैस हमारे शरीर से नहीं निकली, तो वो हमारे शरीर में भर जाती है और अगर हमारा खाना ठीक से नहीं पचा, तो वो गैस हमें ऊपर को चढ़ती है। तो इसी को एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस का नाम हम देते हैं। जिस केस में हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है और जब हम खाते हैं, खाना ऊपर की तरफ ही आता है, तो हमें लगता है जैसे छाती में जलन है या हमारा पेट जल रहा है। या फिर गैस्ट्राइटिस में ऐसा होता है कि हमारा पेट तना हुआ है, बिल्कुल खाते ही हमारा पेट फूल जाता है, या हमें बार-बार डकारें आती हैं, या हमें गैस पास होती है। तो पहली चीज़ तो है ये, इसे हम बोलते हैं वायु मुद्रा। जब भी आपको लगे, ऐसे करके वायु मुद्रा कीजिए। जब भी बहुत ज़्यादा आपको लगे कि छाती भारी है या आपको लग रहा है बार-बार यहाँ पर कंधों में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, यहाँ तक दर्द जाता है, तो ये वायु मुद्रा है। इसको जब आप करेंगे, अभी भी कुछ जितने भी लोग हैं आप ये करके देख सकते हैं। जिन लोगों को वायु भरी हुई है, इसको करते ही उनको डकारें आना शुरू हो जाएँगी। एकदम से डकारें आना शुरू हो जाएँगी और पता लगेगा कि हमारे शरीर में कितनी वायु भरी हुई है। तो पहली चीज़ है वायु मुद्रा। दूसरी चीज़ है, जब भी आपको एसिडिटी होगी, एसिडिटी मतलब जब छाती में जलन है या हमें लग रहा है हमारा गला भरा-भरा है और ऊपर खाना चढ़ रहा है। ऐसे लोग कहते हैं ना कि हमने खाना खाया, ऐसा लग रहा है वहीं पर रखा है, दोबारा खाने का मन नहीं है या भूख नहीं लग रही है दोबारा। तो ऐसे केसेस में एक बहुत अच्छी क्रिया है कुंजल। कुंजल एक प्रिकॉशनरी क्रिया है जिसमें आई थिंक आप सब लोग जानते ही होंगे कि हल्का गर्म पानी, ज़रा-सा नमक डालकर हम उसको एक ही घूँट में पीते हैं, 1 से 1.5 लीटर पानी, और गले में उँगली मारकर उसको बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया खाली पेट ही होती है, हार्ट पेशेंट्स इसे नहीं कर सकते, बहुत हाई बीपी के पेशेंट्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को लगता है सुबह उठते ही कि अब मैं क्या करूँ, मेरा गला भरा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो कुंजल करके आप बहुत जल्दी अपने ईसोफेगस को क्लीन कर सकते हैं। सेकेंडली, एसिडिटी में जब आप कहीं बाहर हैं या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ है, तो आपको लगता है एसिडिटी है, क्या करूँ? तो आप थोड़ा-सा दूध लीजिए, ठंडा दूध, और उसमें उतना ही पानी मिला लीजिए और उसको घूट-घूट करके पी लीजिए। जैसे ही आप वो पिएँगे, आपको समझ में आएगा कि आपका एसिड थोड़ा-सा शांत हो गया है। तीसरी चीज़ है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा शायद आप सब लोग जानते ही होंगे। जैसे गूंद के लड्डू बनते हैं,
वो गोंद जो होता है वो गर्म होता है। ऐसे गोंद कतीरा भी एक ड्राई फ्रूट है जो ठंडा होता है। आप इसको रात भर भिगाएँगे तो ये फूल जाता है। जब ये फूलेगा तो इसको छान लीजिए, पानी को इसके फेंक दीजिए, लेकिन जो बचा हुआ पल्प है उसे आप किसी भी या तो ठंडे दूध में या रूह अफ़ज़ा में या दही में किसी भी चीज़ में डालकर रोज़ पीजिए। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़्यादा उन्हें रिलीफ़ आएगा। उसके बाद है कचनार गुग्गल। अगर आपको लगता है हम ये सब कुछ भी नहीं कर सकते तो कचनार गुग्गल की टैबलेट्स आपको मार्केट से मिल जाएँगी। 2-2 टैबलेट्स दिन में 2 बार खाइए, ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को स्ट्रॉन्ग करती हैं। उसके बाद है बेल का जूस। बेल का जूस बहुत ही ज़्यादा उत्तम है एसिडिटी को ठीक करने के लिए। गन्ने का जूस सबसे ज़्यादा उत्तम है एसिडिटी को ठीक करने के लिए। आप ये देखिए एसिडिटी में हमारा शरीर जलता है और हमें कुछ भी ठंडा चाहिए और मीठा चाहिए जो हमें ठीक कर देता है। तो कोई भी ठंडी और मीठी चीज़ें इस वक़्त ज़रूरी हैं। आप चाहें तो पूरा-पूरा दिन जूस पे निकाल सकते हैं या फ्रूट पे निकाल सकते हैं। देखिए एक चीज़ का ना एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब मन सोचे खाऊँ या ना खाऊँ, तो हमेशा सोचें ना खाऊँ। नंबर 2 जब हमारा शरीर ये जवाब दे रहा है ना कि भूख नहीं है, तो घड़ी देख के ये मत सोचिए नहीं यार लंच टाइम हो गया खा लूँ। हम ना सिर्फ़ खाने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप हमेशा सोचें कि नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना है। उसके बाद जैसा मैंने कहा आपको गन्ने का जूस और एसिडिटी के लिए वही है कि एक तौलिए को ठंडा कीजिए और अपने छाती वाले यहाँ पे हिस्से पे ठंडा तौलिया रख लीजिए। उससे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। जनरली तो हम मिट्टी की पट्टी रखवाते हैं, हम ट्रंक बाथ कराते हैं। आप में से जब भी किसी को मौका मिले, देखिए हमारा शरीर बहुत टॉक्सिक हो जाता है। रोज़ की दिनचर्या में रोज़ सब कुछ फ़ॉलो कर रोज़ का जो जीवन हम जीते हैं उसमें कहीं न कहीं बड़े सारे विचार, अनवांटेड चीज़ें आ ही जाती हैं। तो जैसे गाड़ी की सर्विस होती है ना, जैसे आप अपने घर में व्हाइट वॉश कराते हैं, कोई सूट पुराना हो जाए तो नया ले लेते हैं, ऐसे ही फिक्स कर लीजिए कि मुझे हर 3 महीने में 10 दिन के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में जाना ही जाना है। यदि आप 8 से 10 दिन के लिए अगर ओपीडी में भी जाते हैं, आप 2 घंटे ट्रीटमेंट लेते हैं जिसमें आपने मिट्टी की पट्टी ली, एनिमा लिया, मालिश कराई या आपने मसाज कराई या आपने हाइड्रोथेरेपी ली, तो यू विल सी कि आपकी बॉडी यंग हो जाती है, एजिंग कम हो जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, जैसे आप गाड़ी की सर्विस क्यों कराते हो? क्योंकि एक नीड है, ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करे। इसीलिए आप लोग कोशिश करो कि हर 3 महीने में 10 दिन प्राकृतिक चिकित्सा की थेरेपी ज़रूर लीजिए। उसके बाद हमारी एक प्रॉब्लम्स आती हैं गैस्ट्रिक इश्यूज़। गैस्ट्रिक इश्यूज़ में जैसा मैंने कहा कि पेट तना रहता है या डकारें आना या गैस पास होना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसे दबाया तो डकार, ऐसे दबाया तो डकार, ऐसे दबाया तो डकार। जनरली जिन लोगों के कंधे हमेशा भारी रहते हैं, वो कभी करके देखिएगा ऐसे अपने अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद आप बर्पिंग करते जा रहे हैं और आपको शरीर से जैसे-जैसे डकार निकलती जा रही है, वैसे-वैसे आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। तो ऐसे केसेज़ में सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल तो है कि आप आधा चम्मच अजवाइन लें, ज़रा-सा नमक डालें और पानी के साथ उसको निगल लें, बहुत ही बढ़िया काम करता है। दूसरी चीज़ है नाभि पर हींग लगाएँ और वायु मुद्रा में लेट जाएँ। उससे क्या होता है बहुत जल्दी ऐसा लगेगा कि आपको स्टूल पास हो गया और आपकी गैस रिलीज़ हो गई। गैस इतनी ज़्यादा भयंकर चीज़ है कि अगर ये ना रिलीज़ हो तो लेफ्ट साइड में पेन आता है, हाथ में दर्द आता है और हम बहुत बार इसको हार्ट अटैक से मिस्टेक कर लेते हैं। बहुत सारे यंग लोग ऐसे भी हैं अगर 40-45 साल की उम्र में कोई डॉक्टर्स के पास पहुँचेगा तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये कह दिया जाता है कि आपको हार्ट अटैक आया है। क्योंकि जब भी गैस चढ़ती है तो मोस्टली ये लेफ्ट हिस्सा और ये वाले हाथ में आपके पेन आने लगता है। तो आपको इसके साथ ही साथ जैसा मैंने कहा था आपको शुरू में भी बहुत सारी फाइबर रिच डाइट आपको लेनी है। अब आगे चलते हैं यूरिन की प्रॉब्लम्स। देखिए यूरिन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली चीज़ है प्रोटीन यूरिया, जिसमें यूरिन में से प्रोटीन लीक करता है और जब भी आप यूरिन करेंगे तो उसमें से झाग निकलेंगे। उसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। ये जनरली तभी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हमारी किडनी जो है वो प्रोटीन को ठीक से फ़िल्टर नहीं कर पाती। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटर रिलेटेड है। तो प्रोटीन यूरिया में क्या है कि जनरली अब मैं बड़ा जनरल नुस्खा दे रही हूँ,
सब इसको जब फ़ॉलो करें, एक बार बात कर लें। जनरली हम बकायन, सिरिस और शीशम के पत्ते, बकायन, सिरिस और शीशम के पत्ते, एक-एक मुट्ठी पत्ते पीसकर, उसमें एक खीरे को पीसकर उसको पिलाते हैं 3 से 4 दिन, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। जब हम इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा थेरेपीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। अभी किसी ने मैसेज में पूछा कि आप ऐसे संस्थान का नाम बताइए। मैं आप लोगों को मैं प्रतिभा जी को मैसेज कर दूँगी लोकेशन और एड्रेस 2-3 जगहों का, तो आप चाहें तो प्रतिभा जी से ले सकते हैं। जब भी प्रोटीन में से सॉरी यूरिन में से प्रोटीन लीक करेगा, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो है कटी स्नान। कटी स्नान का मतलब क्या होता है?